हाय एवरीवन, वेलकम टू परचम। दिस इज नेहा अग्रवाल। सो हम कर रहे हैं एसएससी सीपीओ के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन ज्योग्राफी और ये हमारा सेकंड वीडियो है। सो एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस वीडियो में 2022 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ज्योग्राफी से रिलेटेड वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करें अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। So, among the following rivers, which is not a tributary of Indus River system? सो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में मैंने आपको कोर्स में ऑलरेडी पढ़ाया है। सो कोर्स अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जाके सबसे पहले तो कोर्स ज्वाइन कर लो। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में कोर्स रखा हुआ है ज्योग्राफी का। सो अमंग द फॉलोइंग रिवर्स विच इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, तो देखो कोसी और सतलुज, रावी, ब्यास। तो सतलुज, रावी, ब्यास तीनों ही इंडस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। सो इसका मतलब है दे आर द पार्ट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। कौन सी नहीं है? दैट इज कोसी। ठीक है, सो कोसी इज नॉट द पार्ट। कोसी एक्चुअली इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। सो कोसी नाम से 2-3 रिवर्स हैं। एक कोसी रिवर आपकी रामगंगा रिवर के आसपास भी बहती है इन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और अनदर कोसी रिवर वी हैव इन बिहार ऑल्सो, जिसको आप सोरो ऑफ बिहार भी बोलते हो, कोसी रिवर। ओके, ये है आपका इंडस का रिवर सिस्टम। सो एज यू कैन सी, इंडस मानसरोवर ग्लेशियर के आसपास से इंडस कम्स टू इंडिया, लेह पार्ट को ड्रेन करता है, देन गिलगिट में जाके इट कम्स डाउन एंड गोज टू पाकिस्तान लाइक दिस, एंड पाकिस्तान के बाद ये अरेबियन सी में ड्रेन हो जाता है। इंडिया में जो इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं दोज आर नुब्रा रिवर, श्योक रिवर, झस्कर रिवर, देन जो हमारे पंजाब के रिवर्स हैं वो सब पाकिस्तान में इसको जाके ज्वाइन करते हैं, जैसे कि झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलुज। सो ये इंडस रिवर सिस्टम है। और कुछ रिवर्स वेस्टर्न पार्ट से भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि काबुल, ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है। गोमल, ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, सो काबुल, गोमल और हमारी जो पंजाब के रिवर्स हैं वो इंडस को पाकिस्तान में ज्वाइन कर रहे हैं। इंडिया में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है उसमें आपको श्योक, नुब्रा, झस्कर, ये सब रिवर जरूर याद रखने चाहिए। ओके, सो एसएससी जनरल अवेयरनेस का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आपको सेपरेट कोर्स ज्योग्राफी का लेना है वो भी लॉन्च हो चुका है, आप ले सकते हो। इसमें आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक सेशंस सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ही होलसम कोर्स है। और कोर्स करने के बाद ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आंसर कर पाओगे इन ऑल द वन डे एग्जामिनेशन। मैं तो कहती हूँ इनफैक्ट हमारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए भी ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि सब कुछ बहुत बेसिक से डिस्कस किया गया है और काफ़ी कंसेप्चुअल वे में इसको डिस्कस किया है। आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर लो, प्राइस बहुत नॉमिनल है। परचम के ऐप पे आप देख लेना, या perchamclasses.in की वे जो वेबसाइट है उसमें भी आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज आवर दिस जनरल अवेयरनेस कोर्स टारगेट 24। इसमें आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ मिल जाएगा। एंड इसमें आपको सेम रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स सब अवेलेबल है। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स ऑल्सो, अगेन वेरी नॉमिनल प्राइस। और जब भी फेस्टिवल्स आते हैं तो बार बार हम लोग डिस्काउंट्स निकालते हैं, उन डिस्काउंट्स का आप बेनिफिशियल जो बेनिफिट है वो लो, एंड यू कैन ज्वाइन दिस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 2022। सो मेटूर डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मेटूर डैम है कहाँ पे? सबसे पहले ये जान लो, दैट इज इन तमिलनाडु, एंड जो रिवर है दैट इज कावेरी। ओके, सो कावेरी रिवर जैसे ही कर्नाटका से तमिलनाडु में एंट्री लेती है तो वाटरफॉल की तरह गिरती है तमिलनाडु में, और उस वाटरफॉल का नाम है होगेनक्कल फॉल्स। जैसे ही ये होगेनक्कल फॉल्स नीचे जाता है, स्टैनले रिजर्वायर और मेटूर डैम में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। सो अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। दिस इज नोन एज, ओके, सो नॉर्मल रेनफॉल जब सडनली इंक्रीज हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि मॉनसून आ गया है, और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? बर्स्ट इन द मॉनसून। ओके, सो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए बर्स्ट। ओपनिंग, थ्रस्ट एंड ब्रेकिंग के साथ मॉनसून का वैसे भी कोई टर्म जुड़ा हुआ नहीं है। 2-3 टर्म ही मॉनसून के साथ जुड़े हुए हैं। एक तो बर्स्ट इन द मॉनसून जुड़ा हुआ है, सो जैसे ही मॉनसून फर्स्ट आती है हम उसको बर्स्ट बोलते हैं। फिर मॉनसून में थोड़ा सा ना ब्रेक लग जाता है बीच में, तो हम उसको बोलते हैं ब्रेक इन मॉनसून। आप देखो कि मॉनसून का जो रेनफॉल है कंटिन्यू नहीं होता है,
6-7 दिन हुआ, फिर उसके बाद 2-3 दिन का ब्रेक हो जाएगा, फिर 6-7 दिन बारिश होगी, फिर 5 दिन का ब्रेक हो जाएगा। सो ब्रेक इन मानसून आता है। एंड लास्ट इज रीट्रीट। रीट्रीट का मतलब मानसून का वापस जाना एंड विंटर मानसून का आना, नॉर्थ ईस्ट मानसून का आना। सो ये 3 टर्म्स मानसून के साथ जुड़े हुए हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आप देख रहे हो मानसून से एक ही साल में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए। और अगर आपने 2021 वाला वीडियो देखा है, वो भी आप जाके चेकआउट करना, उसमें भी मानसून से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो पीवाईक्यूज हम क्यों करते हैं, ये समझने के लिए कि एग्जामिनर कौन से चैप्टर से पक्का हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक चैप्टर तो आपको पता चल ही गया, रेनफॉल, रिवर्स, इनसे तो हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कोर्स में जो ये वाले चैप्टर्स हैं, इन पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। ओके, select the correct statement regarding Indian monsoon. So first statement देख रहे हैं, a monsoon is a seasonal shift in the wind direction. It can cause very low rainfall during the summer and heavy rainfall in winter. So बिल्कुल opposite statement है, summer में heavy rainfall होता है बल्कि, और विंटर में भी heavy rainfall होता है कुछ कुछ जगह जैसे तमिलनाडु। लेकिन अगर विंटर रेनफॉल नॉर्थ इंडिया में बात करो तो इतनी ज़्यादा heavy rainfall उसमें नहीं होती है, कम रेनफॉल होती है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। Next is a monsoon is a sudden change in temperature. It can cause moderate rainfall during summer and dry spells in the winter. देखो, सबसे पहले तो मॉनसून टेम्परेचर चेंज को नहीं बोलते। मॉनसून क्या है, विंड का नाम है, और उसी से फिर रेनफॉल का नाम पड़ा मॉनसून। ठीक है, सो इट इज नॉट द चेंज ऑफ टेम्परेचर। अ मॉनसून इज अ सीजनल शिफ्ट इन विंड डायरेक्शन. इट कैन कॉज हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग समर एंड ड्राई स्पेल्स इन द विंटर। तो ये अभी तक का ये सबसे करेक्ट स्टेटमेंट है, बट हम लास्ट वाला भी देखेंगे। A monsoon is a seasonal shift in wind direction. It can cause moderate rainfall. तो यहाँ इन्होंने गलती कर दी। मॉनसून की वजह से हाई रेनफॉल होता है समर में और मॉडरेट या ड्राई स्पेल्स होते हैं विंटर में। सो द मोस्ट करेक्ट इज सी ऑप्शन। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो कोर्स में बहुत सारा कंसेप्ट डिस्कस किया है, जिससे ये सारे क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल एक चुटकी में सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। इसका मतलब फिजिकल ज्योग्राफी से, जियोमॉर्फोलॉजी के चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूट्यूब का प्लेलिस्ट चेक करना, जियोमॉर्फोलॉजी में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स या फिर आपका अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, सबसे मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको करा रखे हैं यूट्यूब पे। सो अगर आप चैनल को ठीक से फॉलो करते हो, वीडियोज देखते हो, तो आई थिंक कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में रुकेगा नहीं। एंड लेट मी टेल यू, हमारा जो ये परचम का प्लेटफॉर्म है, एक भी आपको फालतू की बकवास की वीडियो इसमें नहीं मिलेगी। सो जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उस पर ध्यान दो, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपलोड किए जा रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ चैनल को ही ठीक से फॉलो कर लेते हो ना, जीके, करंट अफेयर्स, इनके तो कोई क्वेश्चन आपके रुकने वाले नहीं है किसी भी एग्जाम में। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लेट टेक्टोनिक्स। सो टेक्टोनिक प्लेट इज अ मैसिव रेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक। सो पहली बात, ये रेगुलरली शेप्ड नहीं है, टूटा फूटा इरेगुलर शेप है। नेक्स्ट इज द थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स proposes that the earth's lithosphere is divided into 7 major and some minor plates. So करेक्ट है, ये 7 मेजर प्लेट्स हमारे पास है। आगे भी देख लेते हैं स्टेटमेंट्स। प्लेट्स मूव वर्टिकली ओवर द एस्थोनोस्फियर एज रिजिड यूनिट्स। ये बहुत गलत है। प्लेट्स वर्टिकली मूव नहीं करते, हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। हाँ, एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर जरूर वो हैं, फ्लोट करते हैं, बट नॉट वर्टिकली। A tectonic plate is composed of only continental lithosphere. This is also wrong. We have two kinds of plates. एक आपका continental plate जो continental lithosphere पे है, और दूसरा oceanic plate जो basaltic rocks से बना है। Okay? So यहाँ पर majorly हमारा correct statement क्या मिला? B option. सो इस डायग्राम से आप देखो 7 मेजर प्लेट्स। तो सबसे पहले आपका मेजर प्लेट है पैसिफिक प्लेट, सेकंड प्लेट इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, थर्ड प्लेट इज साउथ अमेरिकन प्लेट, फोर्थ इज यूरेशियन प्लेट, फिफ्थ इज अफ्रीकन प्लेट, सिक्स्थ इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंड ओके दे हैव डिवाइडेड, तो सेवेंथ इज एंटार्क्टिका प्लेट। ठीक है, सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा टूट गया इसलिए अलग दिखाया हुआ है, लेकिन इसको अभी भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आप बोल सकते हो। इन 7 प्लेट्स के अलावा कुछ माइनर प्लेट्स भी है, जैसे नास्का प्लेट हो गया, फिलीपींस प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, कुकूज प्लेट है, करेबियन प्लेट है, जुआन डी फूका प्लेट है। तो ये सारे माइनर प्लेट्स हैं। बहुत अच्छे से मैंने यूट्यूब पे ये सारे क्वेश्चंस कवर किए, और स्पेसिफिकली ऑन द प्लेट टेक्टोनिक्स आप जरूर चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल? सो इन स्टेट्स में आपको जज करना है कि मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ मिलता है. देखो, राजस्थान इज फेमस फॉर डेजर्ट, सो 20 से 60 cm के बीच में रेनफॉल होती है. नेक्स्ट इज गुजरात, अगेन सेम 25 से 65 cm के बीच में यहाँ रेनफॉल देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र में हमें 150 cm से 200 cm भी देखने को मिलता है, लेकिन आसाम इसमें टॉप पे है. वी हैव 200+ cm रेनफॉल इन आसाम. सो योर करेक्ट आंसर इज आसाम. सो आपको जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट या लोएस्ट पूछे, दे कैन गिव यू ऑप्शंस, और ऑप्शंस में वो आपको चूज करने बोल सकते हैं कि इनमें हाईएस्ट कौन सा है या इनमें लोएस्ट कौन सा है. ओके, सो एक ओवरऑल आइडिया तो जरूर होना चाहिए ना, तभी ये सब क्वेश्चन आंसर कर पाओगे. नेक्स्ट question number 7. So which of the following regions has more seasonal contrast than any other regions of India? Seasonal contrast का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही सीजन चेंज हुआ एक्सट्रीम दिखेगा. सो अगर कोल्ड है तो एक्सट्रीमली कोल्ड, अगर हॉट है, समर है तो एक्सट्रीमली हॉट, तभी तो सीजनल कॉन्ट्रास्ट दिखता है. जैसे एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो दिल्ली है. ठीक है, तो ये कौन से जगहों पे होती है? ये उन जगहों पे होती है जहां मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस नहीं होता. और मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस कौन पैदा करता है? ओशंस एंड सीज. इसका मतलब कॉन्टिनेंटैलिटी फीचर जिस एरिया में होगा वहां पर आपको लंबा बड़ा सीजनल कॉन्ट्रास्ट दिखेगा. एग्जाम्पल इज दिल्ली, एग्जाम्पल इज भोपाल, एग्जाम्पल इज ग्वालियर. ठीक है, कॉन्टिनेंटैलिटी, चारों तरफ लैंड, 500 किलोमीटर के रेडियस में कोई सी नहीं है, कोई ओशन नहीं है, ऐसे जगहों पे देखा जाता है. तो आंसर यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटीरियर्स ऑफ इंडिया. कोस्टल एरिया में नहीं है, हिली में नहीं है, आइलैंड्स पे भी नहीं है. आइलैंड्स पे ना गर्मी जरूर होती है, लेकिन विंटर और समर सीजन में आपको ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखेगा. सेम इज विद कोस्टल एरियाज एंड हिली एरियाज में भी द समर्स आर नॉट वेरी एक्सट्रीम बट द विंटर्स आर एक्सट्रीम. लेकिन हमें बिल्कुल दो एक्सट्रीम पता करना है, क्योंकि सीजनल कॉन्ट्रास्ट देखना है. वो कहाँ मिलेगा? इंटीरियर्स ऑफ इंडिया में, मतलब जहाँ कॉन्टिनेंटैलिटी होगा. सो इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ या किसी भी वीडियो का पीडीएफ आपको परचम के ऐप से मिल जाएगा. ठीक है, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है और उसके बारे में कोई क्वेरी है या ज्वाइन कर रखा है ऑलरेडी और तब कोई डाउट आ रहा है, तो इन नंबर्स पे आपको व्हाट्सएप या कॉल करना है. लेकिन मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM. सो 24 घंटे तो कोई काम नहीं कर सकता ना. अभी आप रात को 12 बजे कोई व्हाट्सएप कर रहे हो और सुबह कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो कि मैंने कोर्स ज्वाइन किया, मुझे रिप्लाई नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल. ऐसा मत करना. देखो, आप टाइम देखो, 10 AM to 6 PM आपका चैट बॉक्स खुला रहता है और आपको रिप्लाई आ जाएगा, बट टाइमिंग और नंबर्स को फॉलो कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन या विंटर सीजन इन इंडिया? देखो, जब इंडिया में विंटर सीजन आता है तो जो आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून की विंड है वो घूम जाती है, वो नॉर्थ ईस्ट बन जाती है. क्यों? क्योंकि अब आपका जो प्रेशर बेल्ट है वो कहाँ शिफ्ट हो गया? नीचे शिफ्ट हो गया है, क्योंकि विंटर है, इसीलिए सन हमारे ओवरऑल हाई पोजीशन पे नहीं है, वर्टिकल पोजीशन पे नहीं है. तो जैसे ही आपकी ये विंड्स भागने लगती है लो प्रेशर पे, तो आपका विंड क्या बन जाता है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड. ओके, सो इन विंड्स को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट? स्टार्स, प्लैनेट्स, मून. सो तीनों ही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है. सो आप 1, 2, 3 ऑप्शन बोल सकते हो. क्यों? देखो, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको स्काई में दिखाई देते हैं सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं. कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट और हीट खुद बनाते हैं, जैसे कि सन एंड ऑल द स्टार्स, और कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दूसरे की लाइट पे डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स. सो हमारा जो अर्थ है, प्लैनेट है, हमारा अर्थ किसकी लाइट पे डिपेंडेंट है? सन की. लेकिन हम दोनों ही सेलेस्टियल बॉडीज हैं. तो सेलेस्टियल बॉडीज सभी होते हैं, बस किसी सेलेस्टियल बॉडी के पास अपना हीट एंड लाइट होता है, किसी किसी सेलेस्टियल बॉडी के पास अपना हीट एंड लाइट नहीं होता, वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं. तो यहाँ तीनों आंसर आप कर सकते हो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या सेलेस्टियल बॉडीज पे. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 10. सो विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज करेक्टली पेयर्ड? तो करेक्ट पेयर हमें ढूंढना है. टेहरी डैम उत्तर प्रदेश गलत है, ये उत्तराखंड में है. ठीक है, हीराकुड डैम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ओडिशा में है, ऑन द रिवर महानदी. एंड देन वी हैव भाखरा नंगल डैम, ये भी गलत है, तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ पर है?
हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब के बॉर्डर पे. एंड देन वी हैव नागार्जुन डैम इन राजस्थान. नो. नागार्जुन सी साइकिल डैम इन आंध्र प्रदेश ऑन द रिवर कृष्णा. तो देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है. ये सेम क्वेश्चन ना 2021 में भी पूछा गया था और फिर दोबारा 2022 में भी पूछा गया. तो कभी कभी क्या होता है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करना बेनिफिशियल है. और कभी कभी क्या होता है, सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता लेकिन टॉपिक्स रिपीट होते हैं. ठीक है, तो रिवर्स है तो रिवर्स का क्वेश्चन रिपीट हो गया. सॉइल है, वेजिटेशन है, कोई भी आप टॉपिक्स देख रहे हो. देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन से, कोई खास फैक्चुअल तो पूछ नहीं रहा है एसएससी भी अब, तो थोड़ा ध्यान देना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. सो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज तावा डैम लोकेटेड. तो कैसे इसको आंसर कर सकते थे आप. तावा जो है वो सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरी है किस नदी की, नर्मदा की. ओके, नर्मदा नदी कहाँ पर बहती है, मध्य प्रदेश. सो दिस इज ऑल्सो मध्य प्रदेश, तावा. सो इस तरह कुछ कुछ के आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइस कल्टिवेशन विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड क्रॉप टाइप इज आर एप्रोप्रिएट. सो पंजाब सबसिस्टेंस फार्मिंग, ओडिशा कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल क्रॉप. देखो सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जब आप अपने फार्म में क्रॉप्स ग्रो करते हो, प्रोड्यूस करते हो और उसको खुद ही कंज्यूम कर लेते हो. मतलब आप अपने फार्म में जो भी क्रॉप्स उगा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, वो अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आप उगाते हो तब उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग या सबसिस्टेंस क्रॉपिंग. लेकिन जब आप उसको बेचने के लिए, सेल करने के लिए, उससे कमर्शियल वैल्यू लेने के लिए उसको ग्रो करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, कमर्शियल एग्रीकल्चर, कमर्शियल क्रॉपिंग या कमर्शियल फार्मिंग. पंजाब में तो जो राइस का कल्टीवेशन हो रहा है वो सबसिस्टेंस नहीं है, वो कमर्शियल ही है. और ओडिशा में भी जो हो रहा है वो तो प्रॉपर कमर्शियल है. ठीक है, तो ओडिशा में सबसिस्टेंस फार्मिंग भी है लेकिन ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल ये सब तो हाईएस्ट प्रोडक्शन करते हैं राइस का और बहुत कमर्शियल वैल्यू जनरेट करते हैं. सो 2 तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है लेकिन पंजाब का सबसिस्टेंस फार्मिंग रॉन्ग है. तो ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, एप्रोप्रिएट कौन सा है. तो एप्रोप्रिएट 2 है तो ओनली 2 आप आंसर यहाँ पर कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे क्वेश्चन नंबर 13. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन को याद कर लो. ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जैसे ही एवरग्रीन शब्द आया दिमाग सुनने में, क्या सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, रेनफॉल. कोई भी वेजिटेशन एवरग्रीन है या डेसिडुअस है या थॉर्न टाइप है या डेजर्ट टाइप है, उसकी डेफिनेशन कहाँ से आती है, उसकी रेनफॉल से. अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो इसका मतलब रेनफॉल कितना है, 200 प्लस, 200 cm प्लस एनुअली. और अगर 200 cm प्लस है तो वो एरियाज कौन से, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए. इतना आ गया, अब आप ऑप्शन पढ़ लो. दीज फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रैटिफाइड. यस, वेल स्ट्रैटिफाइड होते हैं. सबसे ऊपर में आपको कैनोपी लेयर होती है, फिर नीचे स्मॉल ट्रीज होते हैं, फिर और नीचे श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं. इस फॉरेस्ट में कैनोपी इतनी ज़्यादा डिफाइंड होती है कि नीचे तक सनलाइट भी नहीं पहुंचती कभी कभी. ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन हमको कौन सा ढूंढना है, नॉट करेक्ट ढूंढना है ना. नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन दीज फॉरेस्ट ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर. और बिल्कुल करेक्ट है. कुछ ट्रीज 60 मीटर हाइट तक पहुंचती है तभी तो कैनोपी बनाती है. दीज फॉरेस्ट रिसीव एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ अबाउट 100 cm. यहाँ गलत हो गए ना, 100 cm में तो डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है. 200 cm जब तक प्लस नहीं होगा एवरग्रीन बोल ही नहीं सकते आप, है ना. और 250 से अगर ऊपर हुआ तो आपको प्रॉपर एवरग्रीन है. 200 तक हुआ तो सेमी एवरग्रीन भी बोलते हैं लेकिन एवरग्रीन तो है ना वर्ड. 100 बिल्कुल रॉन्ग है. सो आपको आपका आंसर मिल गया सी. दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज. आपने जैसे ट्रॉपिकल बोला है तो वार्म एंड ह्यूमिड तो हो गई, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द अर्थ. एक ही साल में देखो प्लेट टेक्टोनिक से 2 क्वेश्चन हो सकता है, ये अलग अलग शिफ्ट्स में पूछे गए हो. कहने का मतलब है कि एग्जामिनर कुछ एरियाज डिफाइन कर लेते हैं एंड देन हर शिफ्ट में उस टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो अगर आप ये पीवाईक्यू सॉल्व करके जाओगे आपके उन टॉपिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी एग्जाम में. सो मेजर प्लेट्स अभी अभी पढ़ा था हमने, कौन सा था, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, एशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड एंटार्क्टिका प्लेट. ये मेजर प्लेट्स है. अब आप देख लो कि इनमें से कौन से का नाम नहीं आया, नास्का प्लेट का नाम नहीं आया. तो नास्का क्या है, माइनर प्लेट है. तो ये आपका आंसर हो गया, है ना.
दोबारा से मैप दे दिया है. सो दिस इज नास्का प्लेट. सो नास्का प्लेट पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में, याद रखना है. आपको बीच में भी वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो. नेक्स्ट, रीड द गिवन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन डेजर्ट. ओके, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. अगेन आपको गलत वाला स्टेटमेंट ढूंढना है. इट रिसीव्स 500 mm रेनफॉल पर ईयर. इट हैज सैंड ड्यून्स. इट लाइज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावलीज. इट इज नोन एज मरुस्थली. अब आप देखो, अगर आप इसमें कंफ्यूज भी हो कि आपने तो सीएम रेनफॉल पढ़ा, अभी ये एमएम आ गया, अब हम कैसे करें, बाकी 3 स्टेटमेंट को देखो ना. डेजर्ट में सैंड ड्यून्स होते हैं, इंडिया में भी है. अरावली माउंटेन है, इनके नॉर्थ वेस्ट में हमारा डेजर्ट सिचुएटेड है, इंडियन डेजर्ट बिल्कुल है. मरुस्थली, ऑब्वियसली इनका हिंदी में नाम मरुस्थली ही है. तो बन गया ना आंसर ये वाला, कि ये गलत है कि रेनफॉल इतना नहीं हो सकता. थोड़ा स्मार्टली भी चलना चाहिए. ओके, देख के घबरा नहीं जाना है ऑप्शंस को. नेक्स्ट, द कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट इज फाउंड लार्जली इन द कॉन्टिनेंटल रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन डैश टू डैश नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स इन यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. तो देखो, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, तो इसका मतलब स्नो होगा, तो लैटिट्यूड काफी ऊपर होगी. तो 30 से 50 और 40 से 70 तो बिल्कुल नहीं हो सकता. तो हमारा ये भी आंसर गलत है. 80 से 110, क्योंकि 90 डिग्री तक तो लास्ट है ना. 0 डिग्री से ऊपर आप चलोगे तो 90 डिग्री तक पोल आ जाएगा दोनों साइड में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो इसमें जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो है ये वाला, क्योंकि 50 में तो आप स्नो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पूरा, 70 में तो प्रॉपर स्नो कोल्ड फॉरेस्ट है. तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर. सो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, 2021 में भी था, 2022 में उन्होंने पूछा. सो कोयना रिवर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है. घटप्रभा भी है, पंचगंगा भी है. कौन सी नहीं है? वीना. एक्चुअली क्या होना चाहिए? वेन्ना. सो वेन्ना, पेन्ना, कोयना, ये सब पंचगंगा के ही पार्ट है और महाबलेश्वर से ही निकलते हैं ये सारे. आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, कृष्णा रिवर कितने स्टेट से बहती है. तो काफी दूर तक आ गए हम इस वीडियो में. अगर आप आंसर करते हो तो मेरे को समझ में आएगा कि आप वीडियो को इतने देर तक देख रहे हो. पता चलेगा कि आप सीरियस कैंडिडेट है एग्जाम के लिए. ये नहीं कि बस वीडियो को क्लिक किया, 5 सेकंड सुना और चले गए, उससे नहीं निकलेगा पेपर. इतनी मेहनत जब फैकल्टीज टीचर्स आपके लिए कर रहे हैं, आपकी मेहनत भी दिखनी चाहिए. तो इसलिए मैंने इतना लेट क्वेश्चन पूछा. लिखिए कि कृष्णा रिवर कितने स्टेट से बहती है, स्टेट्स का नाम लिख के देना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन एंड डायनेमिक्स ऑफ अर्थ एंड इट्स नेचुरल मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इज कॉल्ड. सिंपल आंसर है जियोलॉजी. सो जब तक इनके साथ ह्यूमन एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं होती तब तक ज्योग्राफी नहीं बोलते हैं उसको. सो जियोलॉजी का मतलब रॉक्स की स्टडी करना, मिनरल्स की स्टडी करना, स्ट्रक्चर, उनका एवोल्यूशन देखना. जब तक आप उसको ह्यूमन से नहीं जोड़ोगे वो ज्योग्राफी नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो वाटर टेबल. दिस इज नोन एज. कोई भी रॉक है ना, अगर उसमें ग्राउंड वाटर है तो उस रॉक को क्या बोला जाता है? एक्वीफर. एक्वीफर कुछ नहीं, रॉक्स ही है. रॉक्स विथ वाटर, रॉक्स विथ ग्राउंड वाटर, सो उसको बोलते हैं एक्वीफर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. सो इन इंडिया फ्रॉम जून टू सितंबर विच टाइप ऑफ वेदर प्रिवेल्स. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. जून से सितंबर समर, रेनी सीजन. समर नहीं था तो रेनी कर दिया. जून में क्या आ जाता है? हमारा मानसून आता है, ब्रेक कर करके सितंबर तक रहता है, अक्टूबर में रिट्रीट होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 21. People of Dash have hardly any idea of extremes of temperature and the seasonal rhythm of weather. So ऐसा जगह आंसर करना है जहाँ पे सीजन ज़्यादा चेंज नहीं होते, लोगों को सीजन चेंज हुआ पता नहीं चलता. हम जैसे लोग हैं, लाइक इफ आई टेल माई सेल्फ अबाउट माई सेल्फ, आई लिव इन दिल्ली, तो हमें तो बड़ा पता चलता है. ठंड है तो बहुत ठंड है, गर्मी है तो बहुत गर्मी है. तो ऐसे कहाँ पे लोग रहते हैं जहाँ पता नहीं चलता? सो मुंबई में ठंड नहीं पड़ती है और गर्मी भी बहुत खास नहीं है, क्योंकि कोस्टल क्लाइमेट है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है, टेम्परेचर 30-35 से ज़्यादा नहीं जाता. ठीक है. इंदौर में तो प्रॉपर आपको दिखेगा, कॉन्टिनेंटलिटी फीचर है, प्रॉपर सीजनल चेंज है. जैसलमेर प्रॉपर चेंज. लखनऊ तो दिल्ली जैसा ही है, तो मुंबई. नेक्स्ट इज 22. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैव लॉन्ग कोल्ड विंटर्स विद हाई विंड्स एंड एवरेज टेम्परेचर्स बिलो फ्रीजिंग फॉर 6 to 10 months ऑफ द ईयर. अब आप ही बताओ, मेडिटेरेनियन रीजन में ऐसा है? नहीं है. साउथ ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल नहीं है. क्या बचा? टुंड्रा रीजन. ट्रॉपिकल में तो बिल्कुल लॉन्ग कोल्ड विंटर होता ही नहीं है. सो टुंड्रा रीजन इसका आंसर. ये बायोम्स से क्वेश्चन था ये वाला. बायोम्स भी मैंने कवर किया माय डियर यूट्यूब पे, आपका देख लेना आप. विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्स इज करेक्टली पेयर्ड. तो करेक्ट पेयर ढूंढना. डल लेक,
सबको मालूम है डल लेक कहाँ है, श्रीनगर में है, और श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। भीमताल, ये करेक्ट ऑप्शन है। मिल गया आंसर, पर बाद वाला भी देख लेते हैं। चिलिका लेक कहाँ पर है, ओडिशा। आप बताओ कमेंट सेक्शन में, चिलिका लेक में कौन सा एनिमल म्यांमार से ट्रैवल करके आता है, चिलिका लेक में, ओडिशा में। बताओ एनिमल का नाम। लोकटक लेक कहाँ पर है, मणिपुर में। और मणिपुर में ये लोकटक लेक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लोकटक लेक के ऊपर वी हैव अ नेशनल पार्क जिसका नाम है केउबुल लमजो नेशनल पार्क, और वो दुनिया का एकमात्र वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और दुनिया में कहीं पे भी फ्लोटिंग नेशनल पार्क नहीं कि पूरा नेशनल पार्क ही फ्लोटिंग वे में हो, ओनली दिस लेक, लोकटक लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। मतलब खाने के लिए भी हम यूज करते हैं इस क्रॉप को, और जानवरों को भी फॉडर देने के लिए यूज करते हैं। इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियम सॉइल। अब देखो, शुगर बीट, बाजरा, कॉफी। क्या आप कॉफी पिलाते हो, फॉडर में देते हो? शुगर बीट हम देते हैं, बाजरा खिलाते हैं क्या, क्या देते हैं, मेज। मेज इज द आंसर। मेज फॉडर और फूड दोनों के लिए यूज होता है। तो अगर नहीं पता तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। सो गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? घाघरा बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश में और फिर बिहार में बहती घाघरा। भीमा, ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो ये मिल गया आपका आंसर। रामगंगा भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, रामगंगा के ऊपर ही आपका नेशनल पार्क सिचुएटेड है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। देन वी हैव यमुना। यमुना तो प्रयागराज में ज्वाइन हो रही है गंगा से, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द 2022 सीपीओ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करने से काफ़ी सारा और भी डिस्कशन हो जाता है, पता चल जाता है। कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, एंड कोर्स ले लो। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में कोर्स मिल रहा है आपको परचम के प्लेटफॉर्म में। जो फैकल्टीज़ आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वही फैकल्टीज़ आपको कोर्स में भी कराएंगे। तो अगर आपको पसंद आ रहा है, जैसे अगर आपको ज्योग्राफी समझ आ रही है मेरे साथ, ऋचा मैम के साथ कुछ समझ आ रहा है, और भी फैकल्टीज़ है उनके साथ कुछ समझ आ रहा है, तो कंबाइंड कोर्स भी ले सकते हो। इंडिविजुअल कोई आपको खास पसंद आ रहा है तो उसका भी कोर्स आप परचेज कर सकते हो। ओके, कमेंट करना अगर कोई दिक्कत हो, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।